मित्रों नमस्कार। मैं आज फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, अधिकतम प्रकृतिवाद। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप सब लोगों ने मुझे जो स्नेह और प्यार दिया वो मेरी उम्मीद से थोड़ा अधिक ही था। तो आज मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं श्याम कावेरी दृष्टिकोण की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात जब हम प्रकृति की करते हैं तो प्रकृति जिसे हम नेचर भी कहते हैं, तो उस नेचर की जब हम बात करते हैं तो नेचर के कई अर्थ हैं, मगर मुख्य रूप से हम 3 अर्थों में नेचर शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला, नेचर यानी परमात्मा, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। दूसरा प्रयोग करते हैं हम नेचर का किसी व्यक्ति की प्रकृति बताने के लिए। द नेचर ऑफ राम इज़ वेरी गुड या वेरी नाइस, तो वहाँ उसकी प्रकृति हम बताते हैं। और नेचर का तीसरा प्रयोग हम करते हैं हमारे आसपास के पर्यावरण वातावरण के विषय में बताने के लिए कि द नेचर ऑफ पचमढ़ी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम जब नेचर की बात करते हैं तो इन तीनों अर्थों में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जब प्रभु ने हमें बनाया तो हम नेचरिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे, किंतु समय के साथ हम भौतिकवादी हो गए। और आज के समय में प्रकृतिवादी होना तो कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है। मैं ये नहीं कहता कि हम सब प्रकृतिवादी हो जाएं, विशुद्ध प्रकृतिवादी हो जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है, किंतु हम अधिकतम प्रकृतिवादी हो सकते हैं। कहाँ कहाँ हम प्रकृतिवाद को अपना सकते हैं। अब प्रकृति पे जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक छोटा सा जोक याद आता है जो शायद आपने सुना हो, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। दोस्तों, मैं कोई नई बात तो कभी नहीं करता, मैं वही बात करता हूँ जो आप जानते हैं, हम जानते हैं। बस उन्हीं बातों को एक बार फिर आपके सामने लेकर आता हूँ, एक नए कलेवर में, नए रंग में, कि आप उस बात को जानो भी और उसको मानो भी। तो जब मैं नेचर या प्रकृति के विषय में एक जोक सुनाना चाहता हूँ तो वो ऐसा है कि एक अंग्रेजी की कक्षा में एक बालक ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, नटूरे का मतलब क्या होता है। सर थोड़े धंधरा गए, नटूरे शब्द उन्होंने सुना नहीं था। तो वो बोले, बेटा मैं आपको कल बताऊंगा। सर घर आए, उन्होंने डिक्शनरी देखी, अपने परिचित मित्रों से भी पूछा, मगर कोई उन्हें नटूरे का अर्थ बता नहीं पाया। तो शिक्षक दूसरे दिन जब क्लास में गए तो बालक, नटखट बालक, फिर से पूछता है कि सर आपने बताया नहीं नटूरे का अर्थ क्या है। तो शिक्षक थोड़ा झुंझलाते भी हैं, और जब झुंझलाहट आती तो थोड़ा गुस्सा भी आता है, तो वो टाल देते हैं, बेटा मैं बाद में बताऊंगा, अभी दूसरा काम कर रहा हूँ। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और वो अब तो बच्चे की आदत पड़ जाती है शिक्षक को परेशान करने की, और वो हर दिन उन्हें नटूरे का अर्थ पूछता और परेशान करता। आखिर एक दिन शिक्षक को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि अगर तूने मुझे इस तरह बार बार परेशान किया तो मैं तेरा नाम स्कूल से काट के बाहर कर दूंगा स्कूल के। तो अब लड़का डर गया और रोने लगा कि सर प्लीज़ आप मुझे स्कूल से मत निकालना, नहीं तो मेरा फटूरे खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हंसी मजाक के साथ हम नेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेचर ने हमें सब दिया, हर वो चीज़ जो हमारे पास है, इवन हमारा शरीर भी, हमारी आत्मा भी, हमारे आसपास की हर भौतिक चीज़ भी, हर चीज़ हमने नेचर से प्राप्त की। किंतु मनुष्य ये कहता है कि मैंने बनाया, मैंने किया, हवाई जहाज़ मैंने बनाया, मैंने टेलीविज़न बनाया, मैंने मोबाइल बनाया, मगर वास्तव में मनुष्य ने आज तक कुछ भी नहीं बनाया। जो कुछ प्राप्त किया उसने प्रकृति से ही प्राप्त किया। यदि हम वस्त्र पहनते हैं तो इस वस्त्र को बनाने के लिए जो रेशा आता है, या तो वो आएगा कपास से, या तो वो आएगा रेशम से, या वो आएगा चमड़े से। चाहे वो जहाँ से आए, मगर आएगा प्रकृति से ही। हमने अंगूठी में अगर डायमंड पहना है तो डायमंड आया कहाँ से? जमीन से आया। हर वो चीज़, एरोप्लेन, मोबाइल का अगर मेटल का यूज़ किया तो मेटल कहाँ से आया? प्रकृति से।
उसमें अगर कॉपर लगा है तो कॉपर, एवरीथिंग। मनुष्य ने आज तक जो भी किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ रूप परिवर्तन किया है। प्रकृति में हर चीज़ मौजूद थी, उस चीज़ को उनने प्राप्त किया और उसका रूप परिवर्तन करके उसे अपना आविष्कार कहा। और तो और जो हम टेलीविज़न पे जो देख रहे हैं दूरदृष्टि के माध्यम से, तो वो तरंगें भी पहले से उपस्थित थी। हम जो मोबाइल पर बात कर रहे हैं, मोबाइल पे जिस वेव पर हम बात करते हैं, वो तरंगें इस प्राकृतिक पर्यावरण में पहले से ही उपलब्ध हैं। हमने सिर्फ उसे खोजा, उसकी जानकारी हासिल की, और बहुत कुछ जानकारी हासिल करना अभी बाकी है। हम तो इस ब्रह्मांड के एक राई मात्र के बराबर जानकारी भी हासिल नहीं कर पाए हैं, और मनुष्य कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी। तो दोस्तों ठीक है, अपने ज्ञान पे घमंड तो नहीं कहूँगा, स्वाभिमान होना चाहिए और ज्ञान हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। मगर हमने जो हमारी नेचर के साथ खिलवाड़ किया, नेचर का नुकसान किया, उससे आज भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर हम आज भी सतर्क नहीं हुए तो भविष्य में इसके बहुत दुष्परिणाम भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अभी लोग बोलते हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस बनाया। बड़ा मजाकिया बात लगती है मुझे ये। चाइना कैसे कोरोना वायरस बना सकता है? अरे दुनिया का कोई भी तत्व, छोटा से छोटा, लघु से लघु कण भी मनुष्य ने नहीं बनाया है। हाँ, ये हो सकता है वो वायरस पहले से कहीं मौजूद था, उस वायरस पे अध्ययन कर लिया वैज्ञानिकों ने, उस वायरस के नुकसानों पे अध्ययन कर लिया, किस तरह वो फैलता है, कैसे फैलाया जा सकता है, ये हो सकता है। मगर जब कोई कहता है कि नहीं चाइना ने वायरस बनाया, तो ये तो एकदम बेवकूफ़ वाली बात है। तो दोस्तों ठीक है, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने प्रकृति का नुकसान कैसे किया। अगर ये बताने की आवश्यकता अगर है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने पेड़ों को काट दिया, हमने नदियों को गंदा कर दिया, ये तो किया ही किया, ये तो सब आप जानते ही हैं। किंतु इससे बड़े बड़े नुकसान भी हमने प्रकृति के किए। जब हमने पहाड़ों पे लगे पेड़ों को काटा और उन पेड़ों से हमारे घर बनाए, लकड़ियों को जलाया, फर्नीचर बनाया, उसको तो बर्बाद किया ही किया। उसके बाद जब हमने रोड बनाए, सड़क बनाई, तो उन पहाड़ों को भी खोद डाला। उस पहाड़ से भी मुरम, पत्थर और विविध चीज़ें निकाल कर रोड में बिछा दी, पहाड़ों को बर्बाद कर दिया। चलो ठीक है, आपने प्रकृति से कुछ लिया था तो उसे कुछ दे देना था, उन पहाड़ों को आबाद कर देना था, फिर से हरियाली से, पेड़ों से। क्या करते? ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगा देते और उनको पानी दे देते। उस पौधे को पालने वाला तो परमात्मा है ना। हवा वो देता है, सूर्य की रोशनी वो देता है, उस पौधे को भोजन देता है, सब कुछ तो ईश्वर देता है। मगर हम एक पौधे को सिर्फ ज़मीन में लगाने का काम भी ठीक से नहीं कर पाए। आज पूरे वर्ल्ड में लगभग 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर ज़मीन है, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूखंड है। मगर यदि हम देखेंगे तो 5% में भी वन नहीं होंगे पूरी तरीके से। लंबे लंबे एरिए दूर दूर तक खाली है। जब हम कहीं निकलते हैं तो देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्यों ना हम अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाएं। फिर हमने नुकसान किया, नदियों को दूषित कर दिया। जो अमृत तुल्य पानी हमें प्रकृति ने दिया था, और उन नदियों में ले जाके हमने हमारी सारी गंदगी को नदियों में डाल दिया। घरों की गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी, तमाम तरह की गंदगी, और इसके बाद मरे हुए पशु, पक्षी, जानवर और मनुष्य तक को नदियों में प्रवाहित करके हम अपनी जिम्मेदारी की तीसरी कर लिए और नदियों को प्रदूषित कर दिया। इस तरह हमने बहुत नुकसान किया। एक और नुकसान जिस पे हम चर्चा अक्सर नहीं करते हैं, लोग नहीं करते हैं, तो मैं उसमें भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जो हमने शहरीकरण किया, गाँव से लोगों का पलायन हुआ और शहरों में गए विकास के नाम पर, भौतिकता के नाम पर। तो शहरों का तो विकास हुआ,
मगर शहरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, बड़ी बड़ी इमारतें बनी, तो क्या हमने प्राकृतिक असंतुलन पैदा नहीं किया क्या? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। उदाहरण तो बहुत है। मुंबई शहर पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भरा पड़ा है। तो इसी तरह एक शहर है दुबई। आप जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई नाम का शहर है, समुद्र के किनारे हमारे पश्चिम में है, मध्य एशिया, भारत के पश्चिम में मध्य एशिया में जो दुबई है, वहाँ पर बुर्ज खलीफा बना। बड़ी विशाल बिल्डिंग। क्यों बनाई? क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। और एक बुर्ज खलीफा ही नहीं है वहाँ आसपास सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। उसी के लिए वो फेमस है दुबई। तो उस बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829 मीटर। 829 मीटर यानी आप जानते हैं 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। लगभग 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग हमने खड़ी कर दी। तो उस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए उसमें मटेरियल कितना लगा होगा दोस्तों? उसमें 55,000 टन स्टील लगा। 55,000 टन स्टील और 33 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा। 168 फ्लोर की वो बिल्डिंग है। आप बताइए। अब एक ही तो बिल्डिंग नहीं है, ऐसी तो अनेक बिल्डिंग है। फिर बात करते हैं हम, जापान में एक जगह है। जापान के पास जगह कम है, आपको पता है, आइसलैंड है। तो वहाँ पर जगह कम होने के कारण जापान ने समुद्र के अंदर एक मानव निर्मित आइलैंड बनाया और वहाँ पर अपना हवाई अड्डा बनाया, जिसका नाम है कांसाई हवाई अड्डा। कितनी मिट्टी, कितनी गिट्टी, कितनी रेत, क्या नहीं वहाँ पर डाला होगा उस समुद्र को भरने के लिए। इसके बाद दुबई में ही एक पाम जुमेरा आइसलैंड बनाया दुबई वालों ने। उसमें 5.5 क्यूबिक मीट्रिक रॉक मतलब पत्थर डाला। 94 क्यूबिक मिलियन सैंड यानी रेत डाला और 700 टन चूना पत्थर लाइमस्टोन डाला। अब ये सब उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब हमने एक ही जगह पर इतनी सारी चीज़ें भर दी, इतना वजन एक जगह दे दिया, तो हमने कहीं ना कहीं उतना वजन खाली भी किया होगा। एक जगह से बहुत सारा हमने चीज़ें उठाई, गड्ढा किया और उसको लाके दूसरी जगह भर दिया। क्या इससे नुकसान नहीं हुआ? आपको लग रहा होगा नहीं हुआ। प्रकृति है, प्रकृति अपना संतुलन बना लेती है। हाँ, प्रकृति अपना संतुलन बनाती है, मगर जब प्रकृति अपना संतुलन बनाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसके नुकसान होते हैं। बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि और पता नहीं क्या क्या। प्रकृति के असंतुलन, इस तरह के असंतुलन को मैं इस हिसाब से भी बताना चाहूँगा कि जब एक नाव में व्यक्ति बैठते हैं या हवाई जहाज़ में बैठते हैं या पानी के जहाज़ में बैठते हैं तो सब बट के बैठते हैं। उनका वितरण इस तरह होता है बैठने का कि सब अलग अलग वो नाव का बैलेंस बना रहे। अगर हम एक तरफ के सारे लोगों को हटाकर नाव के एक दूसरे हिस्से में अगर बैठा दें तो क्या होगा दोस्तों? नाव का संतुलन बिगड़ेगा ना। तो यही हो रहा है हमारी पृथ्वी के साथ, हमारी प्रकृति के साथ। इसका संतुलन बिगड़ रहा है और हम लोग बिगाड़ रहे हैं। तो हमें इस असंतुलन को ख़त्म करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हमारी सरकारों की भी जिम्मेदारी है। सब मिलके अगर हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर ये सफल होगा। उसके लिए हमें ये करना होगा कि अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं, फलदार वृक्ष लगाएं, छायादार वृक्ष लगाएं, इस पूरी पृथ्वी को फिर से हरी भरी कर दें। अगर हर एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 या 200 पौधे लगा दे और उनको पाल ले, पालने के लिए बहुत ज़्यादा मनुष्य को नहीं करना है, समय समय पर पानी दे दो, मिट्टी पलट दो और हो सके तो थोड़ी बहुत खाद दे दो, वो खुद पल जाते हैं, प्रकृति पालती है उनको। और क्या कर सकते हैं हम? और ये जो असंतुलन हमारा बन रहा है, जो गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, हमारी सरकारों का कर्तव्य है कि इस पलायन को रोके। हमारा भी कर्तव्य है, सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम शहर से गांव की ओर चलें, गांव में बसें। बहुत जगह है हमारे पास 15 करोड़, लगभग 15 करोड़
स्क्वायर किलोमीटर लैंड है पूरी पृथ्वी पर, और हमारी आबादी लगभग 767 करोड़ है विश्व की आबादी। अगर इसको हम प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व यदि माने तो 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। इतनी आबादी होने के बाद भी प्रकृति ने हमें बहुत ज़मीन, बहुत जल, बहुत हवा, सब कुछ दिया हुआ है, कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप प्रकृतिवादी बनो, मगर धीरे धीरे प्रकृतिवाद की ओर बढ़ते हुए आज से ही ये संकल्प लो कि आप सब अधिकतम प्रकृतिवादी बनेंगे। हम आकाश में सफ़र ज़रूर करेंगे हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर से, मगर ज़मीन पर चलना कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मोटे मोटे गद्दों पर सोते हैं, सोएं, मगर हम ज़मीन पर भी सोएं। हम ऐशो आराम की तमाम ज़िंदगी जिएं, मगर परिश्रम भी करें, परिश्रम से जुड़े रहें, हम प्रकृति से जुड़े रहें, हम सब्जियां उगाएं, हम हर वो कार्य करें जो प्रकृति के साथ हमारे समन्वय को स्थापित कर सकता है। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करने की कृपा करें। और अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगती है तो कृपया वो भी मुझे अवगत कराने की कृपा करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सृष्टि, जय मानवता, जय प्रकृति।